हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे फिजिक्स केम एकेडमी में स्वागत है। हम सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले लोग मिलके इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी की आईआईटी जैम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसी के साथ साथ बीएचयू, जेएस्ट, उसके बाद में डीयू हो गया, एचसीयू, इन सारे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी इसी के साथ आपकी हो जाएगी। और हमारा मोटिव तो बेसिकली यही है कि आप हमारे साथ पढ़ के अच्छे अच्छे आईआईटीज एनआईटीज के अंदर जाए। एनआईटीज आपको मिले, आपको आइजर्स में एडमिशन मिले आईपीएचडी प्रोग्राम के लिए। आइजर्स हो गया, नाइजर्स हो गया वहाँ पर, या फिर आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जैसे बीएचयू हो गया, डीयूएसयू हो गया, इनमें एडमिशन ले। तो हम इसी मोटिव के साथ इस चैनल के माध्यम से आपको सारा कंटेंट फ्री में अवेलेबल करवा रहे हैं। ये सारा कंटेंट जो है बिल्कुल जैम लेवल का है। आप इस YouTube चैनल को देख के अपना प्रिपरेशन करवा सकते हो। हम यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स लेते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है यहाँ पे, और आपको असाइनमेंट्स भी मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हम लोग यहाँ पे करवाते हैं। तो अब तक अगर मैं बात करूँ इस चैनल पे, तो पिछले महीने जो मेनली फिजिक्स की बात करूंगा क्योंकि ये फिजिक्स बेसिकली हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो फिजिक्स के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स, ऐसे तीन कोर्सेज लॉन्च हुए थे और तीनों सक्सेसफुली हम तीनों लोगों ने मिलकर कंप्लीट किया था। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये पार्ट मैंने लिया था। इसके अंदर सबसे पहले ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स लिया था, उसके बाद में एटॉमिक फिजिक्स की हमने बात की थी, और सबसे आखिर में हमने न्यूक्लियर की बात की थी। ये तीनों कंटेंट के लगभग 12-15 वीडियो जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हो। इसी के साथ साथ इन सब के आपको नोट्स मिल गए होंगे, और मैंने ढेर सारे पीवाईक्यूज आपसे करवा दिए थे। और आपको एक टास्क दिया था कि आपको जो है अपने फॉर्मूला बुक बनानी थी, और फॉर्मूला बुक के साथ साथ आपको जो है पीवाईक्यू बुक भी बनानी थी। तो इन दो चीजों को मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आपको एक तो फॉर्मूला बुक बनानी थी और एक आपको पीवाईक्यू बुक बनानी थी। तो जो मेरे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं शायद आप लोगों ने बनाई होगी। अगर आपको इन चीजों में कोई डाउट है तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा। उसके बाद में टेलीग्राम ग्रुप से आप वहां पे पूछ सकते हो। इन दोनों जगहों पे आप पूछ सकते हो, या आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। इसी के साथ साथ अब अगर मैं थोड़ा आगे चलूँ तो इस महीने सबसे पहले हमने देखा था केटीजी को। केटीजी के ऊपर 4 लेक्चर्स है, वो चारों लेक्चर्स है जिसके अंदर आपका पूरा केटीजी कवर हो चुका है। उनके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा। जो भी चीज पेपर में आती है वो हर चीज उन 4 लेक्चर्स में है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस प्रकार गुमराह किया जाता है, ये सारी चीजें उसमें दे रखी है। और जितने फॉर्मूलेस मेरे उस नोट्स में आपको दिखते हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई भी फॉर्मूला पेपर में नहीं आएगा। और इसके बाद केटीजी की बात करूँ तो अगला जो टॉपिक है वो है थर्मो का। ये थर्मल फिजिक्स का बेसिकली पार्ट है। तो थर्मो में हमने केटीजी को कंप्लीट कर दिया, और अभी थर्मोडायनेमिक्स का एक लेक्चर आया है जिसके अंदर शायद 2 लेक्चर आ गए हैं, जिसके अंदर मैंने बेसिक सी चीजें जैसे सिस्टम सराउंडिंग और सिस्टम के टाइप्स कैसे होते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, ये सारी चीजें बताई थी उसके अंदर। और फिर हमने 2 लॉज देखे थे थर्मोडायनेमिक्स के। एक था जीरोथ लॉ, एक था फर्स्ट लॉ। अब बेसिकली
मैं इन लॉस को न्यूटन्स लॉ के साथ जो है कंपेयर कर सकता हूँ। कि जैसे अगर आप न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ देखते हैं, तो ये फर्स्ट लॉ देता है कंसेप्ट। अब कंसेप्ट किस चीज का? तो ये कंसेप्ट देता है फोर्स का। जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने देखा होगा कोर्स, तो उसके अंदर आपको ये चीज दिखी होगी कि पहला लॉ जो है वो फोर्स का कंसेप्ट देता है। कि फोर्स क्या है, कि कोई भी चीज अपने स्टेट में रहेगी जब तक कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स भी कैसा, अनबैलेंस, उसके ऊपर एक्ट नहीं करता है। जब वो अनबैलेंस फोर्स एक्ट करेगा तभी वहां पे मोशन होगी। मोशन होगी इन द सेंस कि अगर कोई मूविंग बॉडी होगी तो वो या तो ज्यादा स्पीडली मूव करेगी या ज्यादा स्लोली मूव करेगी, डिपेंड करेगा फोर्स कैसा अप्लाई होता है। अगर कांस्टेंट फोर्स लगता है तो फिर कोई बात नहीं है वहां पे। और अब दूसरा जो लॉ है, न्यूटन्स का सेकंड लॉ, ये देता है इक्वेशन। ये इक्वेशन देता है फोर्स का, दैट इज एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। और तीसरा लॉ जो है न्यूटन का, ये देता है डायरेक्शन। और ये डायरेक्शन भी किसकी, फोर्स की। कि कोई भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो होते हैं वो नलीफाई करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें आपने क्लासिकल मैकेनिक्स के कोर्स में देखी होगी। तो इसका यहाँ पे कैसे यूज है? तो जब हम यहाँ देखते हैं, तो जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ है, वो हमें कंसेप्ट देता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का बोले या हीट का। सबसे पहले चीज की वहां पे हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं कि ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ है, तो ए और सी भी इक्विलिब्रियम में है। तो ये टेम्परेचर या हीट का कंसेप्ट देते हैं सबसे पहले। फिर जो फर्स्ट लॉ आता है वो देता है इक्वेशन। और वो इक्वेशन होती है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। कि ये जो इक्वेशन है, कि बैलेंस इक्वेशन एनर्जी का, एनर्जी बैलेंस, ये इक्वेशन मिलता है हमें फर्स्ट लॉ से। और जो हमारा सेकंड लॉ है, ये सेकंड लॉ बताता है डायरेक्शन। कि हीट फ्लो कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा। तो ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इस सेकंड लॉ के ऊपर। और इस सेकंड लॉ से आने वाली चीजें जैसे कार्नोट साइकिल हो गया, सम एंट्रोपी रिलेटेड कुछ चीजें होगी, उनके फॉर्मूलाज वगैरह, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें जो फर्स्ट लॉ से रिलेटेड थी, जो पिछले लेक्चर में कवर नहीं हो पाई थी, उनको कवर करूंगा और फिर आगे जाएंगे हम लोग। तो उस दिन मैं आपको एक चीज बोल रहा था कि फ्रैक्शन ऑफ हीट का कंसेप्ट जो है, फर्स्ट लॉ का जब हम डिस्कस कर रहे थे उसके अंदर, कि फ्रैक्शन ऑफ हीट क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज मैं बाद में बताऊंगा। तो फ्रैक्शन ऑफ हीट बेसिकली आज हम उसको देखेंगे। आपको पता है कि डी क्यू, मैं अभी उसके मैग्नीट्यूड और वो पार्शियल इन पार्शियल पे नहीं जा रहा हूँ। तो ये बेसिकली इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है, कि जितनी भी हीट मैं सप्लाई करूंगा या सिस्टम से निकालूंगा, उसमें दो चीजों का कंट्रीब्यूशन होगा। एक होगा इंटरनल एनर्जी का और एक होगा वर्क डन का। तो अगर मैं हीट सप्लाई करता हूँ, बेसिकली मैं सप्लाई की बात करता हूँ, तो जब भी मैं हीट को सप्लाई करूंगा किसी सिस्टम में, तो कुछ पोर्शन उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, यानी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाने में हेल्प करेगा। और उसकी वजह से सिस्टम जो कुछ वर्क करेगी उसमें कुछ एनर्जी खर्च होगी। तो ये डी क्यू, डी यू और डी डब्ल्यू में स्प्लिट होगा। अब हमें ये देखना है कि फ्रैक्शन ऑफ हीट मतलब कि हीट का कितना फ्रैक्शन वर्क के साथ जुड़ता है और कितना फ्रैक्शन डी यू के साथ जुड़ता है। ठीक है। तो जब मैं फ्रैक्शन ऑफ हीट की बात करता हूँ तो मेनली मैं डी डब्ल्यू बाय डी क्यू की बात करता हूँ। आपको पेपर में भी अगर फ्रैक्शन ऑफ हीट लिख के आया तो आप डी डब्ल्यू बाई डी क्यू को मेजर करेंगे। ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये सारी चीजें, कि कैसे सॉल्व करते हो, क्या सॉल्व करते हो, तो ये सब निकल के आता है यहाँ से। ये रिलेशन आप ध्यान रखिए कि
ये जो फ्रैक्शन ऑफ हीट होता है ये बेसिकली होता है 1 - CV/Cp या 1 - 1 बाय गामा या R/Cp। अब ये जो भी होगा, ये कुछ फ्रैक्शन होगा, आप इसको जब 1 - करेंगे dW/dQ, तो आपका निकल के आएगा du/dQ। कभी कभी वो गुमराह करने के लिए पूछ सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ हीट यूज टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी वगैरह वगैरह, ऐसे कुछ बोल देगा कि जो हीट का फ्रैक्शन है वो इंटरनल एनर्जी कन्वर्ट करने में वो कितना फ्रैक्शन होगा, वो आपसे पूछेगा। और आप इस फॉर्मूले से डी, एक ऑप्शन ऐसे रहेगा कि जो समझो अगर आपने सॉल्व करके dW/dQ 1/4 आता है, तो ये भी ऑप्शन रहेगा और ये भी ऑप्शन रहेगा। आपको पूछा है du/dq, तो आप ये टिक करके आ जाएंगे। और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एग्जाम में अगर आते हैं तो आप सीधे इनको टिक करके आ जाएंगे, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर मोनोएटॉमिक गैस की अगर बात करें तो वहां पे वर्क और हीट का जो रेशियो होगा वो 2/5 होगा। डायटोमिक के लिए 2/7 होगा और ट्राइएटोमिक के लिए 1/4 होगा। अगर आपको du/dq पूछे तो इसका आंसर सीधे 1/गामा करके आप लिख देना, और इस केस में आपका आएगा 1 - 1/गामा। अगर आपको कोई और अलग सिस्टम दे रखी हो तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर लीजिए 1 - 1/गामा और आंसर निकाल लीजिए। इसके बाद हमेशा पेपर में आने वाली चीज कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल कर्व, ये चीज आपको ग्राफ देके पूछते कि ये आप मैं थोड़ा सा ठीक से बना देता हूँ। ये ग्राफ काफी एग्जाम में पूछा जाता है और इसी तरह से ये ग्राफ पूछा जाता है। तो वाई एक्सिस पे आपका प्रेशर है, एक्स पे आपका वॉल्यूम है, और किसी एक पर्टिकुलर से ये इस तरह से आपका ग्राफ बनता जा रहा है। तो क्योंकि आपको पता है कि P एंड V ये इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, मैं अभी x की पावर क्या होगी वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आइसोथर्मल होगा तो x की पावर 1 होगी, एडियाबेटिक होगा तो x की जगह पे गामा लिख देंगे, तो बाकी कुछ भी नहीं, बाकी सेम होगा। तो जब इसको लेके आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आपका ग्राफ जो है, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये आइसोथर्मल का ग्राफ है, और नीचे वाला एडियाबेटिक का। तो आप ये चीज ध्यान रखना कि कौन सा ग्राफ क्या है। अब इसको कैसे याद रखें कि ऊपर वाला आइसोथर्मल का, नीचे का एडियाबेटिक का है। आप ये इक्वेशन देखिए, ये हमने देखे थे कि आइसोथर्मल के लिए जो स्लोप आता है वो आता है P/V माइनस में, और एडियाबेटिक के लिए आता है -गामा/P/। तो ये गामा का जो फैक्टर है इसकी वजह से ये और थोड़ा नीचे से आएगा, इट इज मोर स्टीपर, जो यहाँ पे ये लिखा है चीज, इस गामा की वजह से ये जो है ये स्टीपर आता है ग्राफ गामा टाइम्स, इतना तो गामा टाइम्स, तो इसीलिए ये नीचे वाला ग्राफ जो है एडियाबेटिक का है, ऊपर वाला आइसोथर्मल का है। और उसके बाद ये चीज है कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन, तो आप इस चीज को डेफिनेशन वगैरह गूगल कर सकते हो, और फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे सारे लिखे हैं। ये जो है ये आइडियल गैस के लिए इक्वेशन से ऊपर की, तो और ये जो है ये रियल गैस की इक्वेशन है। हमने केटीजी में देखा रियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, तो उसी को लेके जब ये आइडियल के लिए है, जब आप रियल गैस के लिए इसी चीज को कैलकुलेट करते हो तो वो इस फॉर्म में निकल के आ जाती है। फिर आइसोथर्मल इलास्टिसिटी और एडियाबेट आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी, इसके ये फॉर्मूलेज आप देख लीजिए। और ये काफी सारे फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। अब हम मूव करेंगे सेकंड लॉ, जो आज के हमारे वीडियो का मेन टॉपिक था। सेकंड लॉ के बेसिकली हम फिजिक्स में दो मेन स्टेटमेंट्स देखते हैं, एक है क्लॉसियस स्टेटमेंट और एक है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। दोनों स्टेटमेंट बेसिकली सेम ही चीज बोलते हैं, लेकिन इनका अपने आप में कुछ मीनिंग इंपॉर्टेंस है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है कि कोई भी बॉडी या कोई भी मशीन जब तक एक्सटर्नली कोई
इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन अनएडेड बाय एनी एक्सटर्नल एजेंसी टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड टू रिजर्वर। तो इसका मतलब है हीट खुद से फ्लो नहीं करेगी, कुछ मीडियम हमें लगेगा वहां पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नीचे उसका मीनिंग लिख रखा है कि हीट कांट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी, कि अगर मुझे किसी ठंडी बॉडी से हीट को ट्रांसफर करना है किसी हॉट बॉडी में, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल नेचर नहीं है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है चीज। तो अगर मुझे ऐसा करना है कि मुझे किसी ठंडी चीज से उस हीट को किसी गर्म चीज को देना है, तो उसके लिए मुझे बाहर से कुछ सप्लाई देना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, हम जब कुएं से पानी निकालते हैं, तो कुएं से अपने आप तो पानी बाहर नहीं आ सकता, तो हमें वहां पे बाल्टी बाल्टी डाल के उसको खींचना पड़ता है, तो एक्सटर्नल एजेंसी से हम उसको खींचते हैं। जब हम बोरिंग की बात करते हैं, तो बोरिंग लगा के हम पानी को ऊपर टंकी में चढ़ाते हैं, तो एक्सटर्नल पावर देते तभी वो चीज ऊपर जाती है। ऊपर से पानी नीचे आना जैसे वाटरफॉल होता है, तो वो नेचुरल चीज है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे आना। कि आपको पता है कि अगर आपके पास एक हॉट टी है, तो हॉट टी से आराम से कुछ टाइम बाद वो चाय ठंडी हो जाएगी, गर्म चाय से वो ठंडी हो जाएगी। हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तो नेचुरली जाती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। लेकिन अभी अगर आप बोलेंगे कि वो ठंडी चाय में धूप में रखूंगा और ये गर्म हो जाए, तो ये चीज उतनी पॉसिबल नहीं होगी, आपको अलग से उसको गर्म करना पड़ेगा गैस पे लेके जाके। तो ये स्टेटमेंट दिया क्लॉसियस ने। अगला स्टेटमेंट था प्लैंक का, कि वो ये कहता है कि कोई भी जो इंजन है, तो उस इंजन के लिए ये इम्पॉसिबल है कि वो अपने पूरे की पूरी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट कर दे। जैसे हम जब अभी कार्नोट इंजन देखेंगे, तो उसमें बेसिकली ये होता है कि ये आपका रिजर्वायर होता है, जैसे ये सोर्स हो गया, ये किसी वर्किंग बॉडी के ऊपर एक्ट करता है, और यहाँ से ये कोल्ड रिजर्वायर है, या इसको सिंक बोल सकते हो आप। तो जब यहाँ से ये चीज होती है, तो कुछ वर्क इसके ऊपर होता है, और बाकी यहाँ पे कुछ वर्क होगा, और बाकी कुछ हीट यहाँ पे सप्लाई हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि स्टेटमेंट का, कि ये प्रोसेस यहाँ तक ही हो, ऐसा नहीं होगा। S2 का कोई रोल नहीं होगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा किसी भी रियल इंजन के लिए। आप कभी भी आपके हीट रिजर्वायर से जहां से हीट आ रही है, उसको पूरा के पूरा वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी इन दो स्टेटमेंट्स के कुछ और फिजिकल मीनिंग से, कि जैसे जो आपका, कि ये दोनों स्टेटमेंट बेसिकली सेम ही चीज बोलती है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, इन दोनों ने कुछ अलग से चीज नहीं दिखी है, लेकिन इन दोनों का मोटिव कुछ अलग है। जैसे अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें, तो न्यूटन्स लॉ हो गया, लैग्रेंजियन मैकेनिक्स हो गया, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स हो गया, या और भी कोई मैकेनिक्स हो गया, ये तीनों चीजें कुछ अलग नहीं बताती है। जब आप तीनों को सॉल्व करते हो, तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलता है, लेकिन उनका तरीका अलग होता है सॉल्व करने का। तो वैसे ही ये स्टेटमेंट्स है, दोनों स्टेटमेंट्स सेम है, लेकिन उन्होंने किसी और सेंस में बात की है। जैसे अगर आप क्लॉसियस की बात करते हो, तो वहां पे जो चीज है कि वो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में अपनी हीट को ट्रांसफर करने की बात करता है। तो ये चीज होती है बेसिकली रेफ्रिजरेटर के साथ, वहां पे वो ठंडी चीजों से ही हीट निकाल के उसे और ठंडा करता है। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट जो हो गया वो रेफ्रिजरेटर से रिलेट हो गया। और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट में आपने देखा कि जो हीट रिजर्वायर था उसका कंसेप्ट वर्क से था, तो ये कार्नोट हीट इंजन और उसके समथिंग रिगार्डिंग था, तो ये हीट इंजन से रिलेटेड है। अब जब मैं हीट इंजन, आपने वर्ड देखा है, तो अलग अलग टाइप के हीटिंग मतलब इंजन होते हैं बेसिकली। डीजल इंजन हो गया, और भी बाकी सारे इंजन हो गए। तो ये एक हीट इंजन है, क्योंकि हम यहाँ पे हीट का ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बेसिकली चीजें, यहाँ पे ये बेसिकली आपका हॉट सोर्स है, ये Q1 इतनी हीट किसी वर्किंग बॉडी को दे रहा है, जहाँ पे कुछ वर्क निकल के आ रहा है, वर्क बन के W।
और कुछ हीट जो है वो कोल्ड बॉडी को, जिसको आप सिंक बोल सकते हो, उसे शिफ्ट हो रही है Q2। तो जो आपका वर्क होगा वो होगा बेसिकली Q1 माइनस Q2। ये हीट माइनस ये जो एक्स्ट्रा का बाहर चला गया है वो उसको मिला के। तो यहाँ पे तीन चीजें है बेसिकली। एक तो आपका सोर्स है जो आपको हीट प्रोवाइड करेगा, दूसरा वर्किंग सब्सटेंस है जहां पे वर्क होगा, और तीसरा है सिंक जो एक्स्ट्रा की हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो सोर्स बेसिकली होता है हाई टेम्परेचर वाला, हम इसे रिजर्वायर बोलते हैं। रिजर्वायर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे Q1 जो हीट आ रही है ये कांस्टेंट हीट इतनी ही आ रही है, इसमें कोई कमी नहीं आ रही है कि अभी Q1 आ रही थी, 5 मिनट बाद ये Q1 डैश हो गई, 50 मिनट बाद ये Q2 डैश हो गई, या डबल Q1 डबल डैश हो गई। इस तरह से नहीं, आप अभी भी चला है उसको कितने भी टाइम के लिए चला है, वो सिस्टम ऐसी है कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट हीट सप्लाई करती है, इसलिए वो रिजर्व करके रखती है अपने हॉटनेस को। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दे रखी है। फिर वर्किंग सब्सटेंस है कि जहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, कुछ प्रोसेस हो रही है, वर्क हो रहा है। और तीसरा है सिंक, कोल्ड रिजर्वायर, जो अपने कोल्डनेस को रिजर्व करता है। इसका मतलब होता है कि आप इसके अंदर कितनी भी एक्सटर्नल हीट डालो, कितनी भी हीट डालो, Q1 Q2 Q3, इसका जो हीट कंटेंट है Q4 या Q डैश, ये हमेशा सेम रहेगा। इसमें कितनी भी हीट डालने से ये चेंज नहीं होगा। ये बेसिकली इसका मीनिंग होता है। तो जब अब ये बेसिकली, अब ये हीट रिजर्वायर का मतलब होता है हॉट हो या कोल्ड हो, ये दोनों के लिए एक ही टर्म है, क्योंकि हीट जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो बेसिकली हीट की बात करते हैं कि इसके अंदर इतनी थर्मल एनर्जी होती है कि उसका टेम्परेचर कभी चेंज ही नहीं होता है। तो ये चीज हमने ऊपर ही देख रखी है। अगर मुझे किसी हीट इंजन की इफिशियंसी जाननी है तो मैं इस इक्वेशन से जान सकता हूँ। ईटा मतलब यहाँ पे इफिशियंसी है। आप जब फ्लूइड डायनेमिक्स देखते हो तो वहां पे ईटा कुछ और होगा, आप ऑप्टिक्स देखते हो वहां ईटा कुछ और होगा। जब आप थर्मल की बात करते हो यहाँ पे ईटा जो है आपका इफिशियंसी से, तो इसी से आपको याद रखना है। तो इफिशियंसी होती है बेसिकली वर्क डन अपॉन हीट टेकन, की जितना वर्क उस सिस्टम ने लिया, उसको लेने के बाद उतना उसने कितना वर्क किया, ये कहा जाता है इफिशियंसी से। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सिस्टम की इफिशियंसी हमेशा ज्यादा हो, क्योंकि अगर किसी सिस्टम की इफिशियंसी बहुत कम है, अगर मैं एक जनरल बात करूं, अगर मैं किसी को 100 रुपया दे दूं और उसने 50 रुपए का ही वर्क किया, तो मेरे 50 रुपए तो वहां पे वेस्ट हो गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट 100 रुपए का तो वर्क नहीं हो पाएगा, कुछ चीजें तो हम छोड़ ही देते हैं एरर्स में, एटलीस्ट 80-90 रुपए, 95 रुपए का तो जो है मेरा काम हो जाए। तो मेरे, इसे कहा जाता है इफिशियंसी ज्यादा होना। हम हमेशा इफिशिएंट चाहते हैं, हर चीज में हम एरर्स नहीं चाहते, हम लॉसेस नहीं चाहते, हम हमेशा लॉस को कम करना चाहते हैं। इसलिए ये जो इफिशियंसी है ये इस तरह से डिनोट की जाती है, और ये उसका इक्वेशन हो गया। अब इसको ध्यान रखिए। इसके बाद एक हीट इंजन है जो कि सबसे आइडियल है, और इसको कहा जाता है कार्नोट हीट इंजन, और उसकी एक साइकिल है जिसे कहते हैं कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट साइकिल बेसिकली ये जो है साइकिल है कि जिसमें एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस, दूसरे से तीसरे, ऐसे करते करते, जैसे साइकिल का, साइकिल किसे कहते हैं हम, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक राउंड फॉर्म में। राउंड फॉर्म इन द सेंस कि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से खत्म हुआ, एक साइकिल होती है, जैसे लाइफ साइकिल होती है, बायोलॉजिकल साइकिल्स होती है। तो वैसे ही यहाँ पे ये कार्नोट साइकिल है, इसके लिए कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे जिसके थ्रू वो हेल्प चेंज होगा। तो ये जो है, जो कार्नोट साइकिल है, उसके लिए कार्नोट इंजन बना है। तो यहाँ पे ये डायग्राम में बना देता हूँ अच्छे से। ये जो नीचे का है ये वाला पोर्शन, ये है आपका
इंसुलेटिंग स्टैंड। उसके बाद यहाँ पे जो है ये T2 टेम्परेचर पे आपका सिंक है, ये T1 टेम्परेचर पे आपका सोर्स है, और ये ऊपर आपकी जो है ये वर्किंग बॉडी होगी, यहाँ पे आपका गैस है। अब यहाँ पे कुछ चीजें होती है कि इनकी वॉल्स और ये सब चीजों की हम बात करेंगे अभी। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर चार पार्ट्स हैं। एक मेरा सोर्स है, एक मेरा स्टैंड है, एक सिंक है, और एक ये मेरी वर्किंग बॉडी है। अब सोर्स की बात करो तो सोर्स जो होगा वो हीट सप्लाई करेगा, हीट का रिजर्वायर होगा जो कि किसी टेम्परेचर पे मेंटेन रहेगा। अब सोर्स से हीट मुझे ट्रांसफर करनी है आगे, तो उसकी वॉल्स कंडक्टिंग होंगी। जो बॉडी होगी हीट इंजन की, जहाँ पे होगा तो वहां पे इंसुलेटिंग और कंडक्टिंग दोनों टाइप की वॉल्स होंगी। अब मुझे कहाँ पे क्या फिट करना है ये मुझे देखना है, ठीक है। तो अगर आप ऊपर देखते हो तो यहाँ पे देखिए आप, ये इंसुलेटिंग है, तो यहाँ पे मुझे कोई हीट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये जो वॉल होगी ये इंसुलेटिंग वॉल होगी, क्योंकि हीट मुझे इंसुलेटर को ट्रांसफर नहीं करनी है। जो यहाँ पे है ये वॉल, यहाँ से ही मुझे यहाँ पे जाना है, तो ये वॉल जो होगी ये कंडक्टिंग होगी, और इनका कोई संबंध नहीं है, तो ये जो होगा ये नॉन इंस मतलब ये इंसुलेटिंग होगा। ये पिस्टन है मेरा जिसके ऊपर में ये गैस फिल करके रखा है, और ये वॉल भी मेरी सिंक की इंसुलेटिंग होगी। सिंक फिर से सेम चीज है, और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो समथिंग इस प्रकार है। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। हम बेसिकली पीवी कर्व को देखते हैं मेजरली, कि ए से लेके एक्सपोनेंशियली प्रोसेस नीचे आई, यहाँ से बी बना इस तरह से, ये प्रोसेस 1, ये प्रोसेस 2, ये प्रोसेस 3, और ये प्रोसेस 4। इनिशियली ए पॉइंट पे जो आपका प्रेशर वॉल्यूम होगा ये P1 V1 T1 होगा। ये प्रोसेस, आप एक चीज यहाँ पे अगर नोटिस करेंगे तो P और V में है, तो ये जो ग्राफ है A to B, ये आइसोथर्मल के लिए ग्राफ है। इसका मतलब यहाँ पे B पे मेरा प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर सेम रहेगा। अब B to C, B से लेकर C तक ये वाली चीज एडियाबेटिक वाली है, मतलब ये बेसिकली एडियाबेटिक से रिलेटेड छोड़ के ये बेसिकली आइसोथर्मल नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये चीजें चेंज होगी, तो प्रेशर P3, वॉल्यूम V3, और टेम्परेचर T2। C से D ये फिर आइसोथर्मल प्रोसेस होगी, तो प्रेशर P4, वॉल्यूम V4, और टेम्परेचर T2। ये पॉइंट मेरा D2 हो गया, और ये फिर से एडियाबेटिक प्रोसेस होगी और ओरिजिनल स्टेट पे आ गई। इसी को रेफरेंस लेके अगर मैं टीएस डायग्राम ड्रॉ करूं, ये टीएस, तो वो एक स्क्वायर आ जाएगा। वन, टू, थ्री, और आपको बस यही देखना है कि आपका प्रोसेस कौन सा है। आपको चाहे कोई भी ग्राफ प्लॉट करना हो, इसी वे से आप देखेंगे कि जो प्रेशर वॉल्यूम वाला ग्राफ है वो कैसा है, या टेम्परेचर एंट्रोपी वाला ग्राफ है वो कैसा है। आपको एग्जाम में कभी कभी ये दिया जा सकता है कि प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा है, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है। अभी इसका टीएस डायग्राम ड्रॉ कर दूं, टीएस, तो ये आपका टीएस डायग्राम हो गया। आपको कभी कभी टीएस डायग्राम दे सकते हैं और वो आपको प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ पूछ सकते हैं। तो आपको देखना है कि प्रोसेस कौन सी है।
जैसे अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो ए, बी, सी और डी, ए से बी आपकी एंट्रोपी बढ़ रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब यह है आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल के लिए आपका पीवी में कर्व इस तरह का रहता है। अगर ऑप्शन में कोई इस तरह से लाइन होगी, वो ग्राफ आपका नहीं होगा। ये ग्राफिकल क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा आप। अब ये है आइसो, ये नॉन आइसोथर्मल है, तो इसका ग्राफ इस तरह से रहेगा। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली कार्नोट साइकिल जो हमने अभी डायग्राम देखी, उसके अंदर 4 प्रोसेस है, जिसमें से 2 आइसोथर्मल है और 2 एडियाबेटिक है। तो ए टू बी जब हम जाते हैं तो वो है आइसोथर्मल एक्सपांशन। क्यों एक्सपांशन बोला मैंने? आप V1 देखिए, अगर आप कुछ भी नहीं नॉर्मल सी बेसिक सा देखेंगे तो V1 आपका समथिंग यहाँ पे है और V2 आपका समथिंग यहाँ पे है। तो आप देखिए कि वॉल्यूम V2 ये बड़ा है V1 से, इसका मतलब क्या हुआ? आपका एक्सपांड हुआ है सिस्टम, ठीक है। और B से लेके अगर आप C की बात करें तो C समथिंग यहाँ होगा V3, तो V3 भी बड़ा है। इसका मतलब पहली जो 2 प्रोसेसेस है वो है एक्सपांशन प्रोसेसेस। इसके बाद हम पीछे जा रहे हैं, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, तो आने वाली प्रोसेस क्या होगी हमारी? कंप्रेशन की। तो ये पहली प्रोसेस जिसके अंदर ग्राफ इस प्रकार था, ये था मेरा आइसोथर्मल और एक्सपांशन। आइसोथर्मल इसका मतलब du0, जो भी हीट होगी वो वर्क डन में कन्वर्ट होगी, तो Q1 मेरा होगा RT1 लॉन, लॉग बोल दीजिए लॉन बोल दीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन V2/V1। ये वर्क के फॉर्मूलाज हमने पिछले वीडियोस में देखे थे। फिर एडियाबेटिक एक्सपांशन है, इसका मतलब होता है dQ0 हो गया। सेकंड प्रोसेस में कोई भी हीट नहीं होगी तो आपका Q2 जो है वो 0 है। इसी प्रकार Q4 भी आपका क्या आएगा? 0, क्योंकि वो एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन आएगा। और जो वर्क होगा वो बेसिकली होगा माइनस ऑफ du। du आपको पता है CVDT, आपका ये आंसर निकल के आ गया। तीसरी प्रोसेस है आपकी आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। फिर आइसोथर्मल का सीन du0, और ये इक्वेशन निकल के आ गया। और क्या होता? एडियाबेटिक कॉम्प्रेशन। तो इस प्रकार आपके 4 वर्ग निकल के आए और 2 हीट निकल के आई। चारों को आप W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 कर दीजिए और इनको Q1 प्लस Q2 कर दीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली जब Q1 प्लस Q2 नहीं, तो वर्क डन, जो टोटल वर्क डन होगा वो नेट वर्क डन कुछ इस प्रकार आएगा। और इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, ये आप इजीली कर दोगे। ये सब इक्वेशंस और ये सब, ये होमवर्क के तौर पर आप देख सकते हो, इसमें कुछ खास मैथमेटिक्स है नहीं। फाइनल आंसर निकल के आता है ये 1 - T2/T1। और Q सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होते T से, तो T को रिप्लेस कीजिए Q से। इस रिलेशन के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा रहता है। अब इस रिलेशन से हम देखेंगे कि जो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट था, कि जिसने कहा था कि नेट मतलब टोटल वर्क में जो कन्वर्जन है वो पॉसिबल नहीं है। तो आप फॉर्मूले में देख सकते हो कि 1 मतलब जो आपका इफिशियंसी होता है इटा, वो होती है वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। ये रेशियो 1 कब आ सकता है? जब मेरा वर्क और हीट ये दोनों चीजें इक्वल हो, कि पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब Q2 मेरा 0 हो, कि सिंक के पास कुछ भी हीट ना जाए। अब सिंक के पास कुछ भी एनर्जी ना जाने के क्या हो सकता है? Q क्या होता है? NCV, CV की जगह सी NCT बोल दीजिए अभी के लिए। गैस कभी भी 0 नहीं हो सकता।
नंबर ऑफ मोल्स जीरो नहीं हो सकते। अगर मैं कोई पर्टिकुलर गैस को, तो उस गैस के लिए उसकी स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता। इसका अल्टीमेटली मतलब होता है कि सिंक का जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन हो। और क्या 0 केल्विन कभी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। कभी भी 0 केल्विन तक हम नहीं पहुंचे, ये काफी आइडियल केस है, स्टैंडर्ड केस है। हम जीरो के पास पहुंचे लेकिन हम जीरो नहीं पहुंचे। अगर हम लिक्विड हीलियम की बात करें तो हम इसका यूज करके 2 केल्विन, 1.5 केल्विन वगैरह वगैरह टेम्परेचर पहुंचे, कुछ मिली केल्विन वगैरह में टेम्परेचर पहुंचा है हमारा, लेकिन हम 0 केल्विन तक नहीं पहुंच पाए। अगर हम 0 केल्विन तक नहीं पहुंच पाए हैं तो हमारा T2 कभी भी जीरो नहीं होगा। ये हमेशा एक फाइनाइट क्वांटिटी रहेगी। अगर T2 मेरा फाइनाइट क्वांटिटी है तो 1 - T2/T1 हमेशा जो है 1 से छोटा रहेगा। ये चीज, अगर ये चीज 1 से छोटी है तो मेरा ईटा भी 1 से छोटा रहेगा। इसका मतलब 100% इफिशियंसी पॉसिबल नहीं है, आइडियल केस में भी नहीं है, और कुछ भी। और यही कहता है मेरा कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम के बाद एक आता है इसका उल्टा इफेक्ट, इसका रिवर्स, जो कि होता है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर या हीट पंप, इसमें ये होता है कि अभी तक हमने देखा हीट इंजन में कि हॉट बॉडी से मैंने हीट लिया, वर्क किया, और जो एक्स्ट्रा हीट थी वो सिंक को चली गई। ठीक है, अब मैं सिंक से हीट लूंगा, बाहर से वर्क करूंगा, और टोटल Q1 गर्म बॉडी के पास भेज दूंगा। तो ये डायग्राम में भी सेम चीज दिखाई है। तो अब यहाँ पे ये होता है कि हम देखते हैं, अब चीज उल्टी है। ठीक है, तो अब हम उस सीक्वेंस में देखेंगे कि वहां पे जो था हमारा ईटा क्या था, W/Q1। यहाँ पे चीजें उल्टी है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, K = Q2/W। है ना, बिल्कुल उल्टा, रिलेशन भी बिल्कुल उल्टा है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ये सारी चीजें आपकी निकल के आ जाएंगी। फिर इसमें आप आइडियल केस, इम्पॉसिबल केस और वो सब चीजें लगा सकते हैं। ये सब चीजें मैंने ऊपर भी मेंशन कर रखी है, आप वीडियो को पॉज करके वहां पे भी आप देख सकते हो चीजों को। फिर अभी इसी सेकंड लॉ से क्या निकल के आया, जो मेन कंसेप्ट निकल के आया सेकंड लॉ से, वो था एंट्रोपी का। एंट्रोपी होती है बेसिकली रैंडमनेस। ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या है, ये पिछले लेक्चर्स में हमने देखा है, आपको पता होगा। तो यहाँ पे ये होता है कि हमारा सिस्टम कितना रैंडम है, कितना नहीं है, क्या है ऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस, इन सब से ये रिलेट करता है एंट्रोपी को। और इस लॉ से ये चीज निकल के आती है कि सिस्टम में हमेशा अपना रैंडमनेस बढ़ाने की तरफ देखेगी। एंट्रोपी हमेशा यूनिवर्स की बढ़ती रहेगी, वो कभी भी कम नहीं होगी। और एंट्रोपी ये एक ऐसी चीज है जिसे आप जीरो नहीं कर सकते हो, जिसे आप भले कुछ चीजें करके कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, इसे आप नलीफाई नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते। ये चीज यहाँ पे है, और ये इसका इक्वेशन निकल के आता है। इसी इक्वेशन का यूज करके और फर्स्ट लॉ का यूज करके मैं अपना इक्वेशन इस प्रकार दे सकता हूँ। ये मेरा मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ हो गया, इसे आप मॉडिफाइड फर्स्ट लॉ बोल सकते हो। अब इसी एंट्रोपी के हम कुछ, आप इस चीज को डिटेल में भी पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है आप ग्रुप में पूछ सकते हो, सारे आपके डाउट सोर्स क्लियर हो जाएंगे। आपको लगता है कि इस चीज को नहीं समझ पाए हैं तो आप बोल दीजिएगा हमेशा।
अब देखिए यहाँ पे लिखा है एंट्रोपी चेंज, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इनको अपने बुक में लिख लीजिए, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा, वहां पे गड़बड़ नहीं करनी चाहिए आपको। कि अगर कोई आइसोलेटेड बॉडी है, अब आइसोलेटेड क्या होता है ये चीज आपको पता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो एंट्रोपी चेंज आता है वो हमेशा जीरो के बराबर होता है या उससे ज्यादा होता है। अब कोई भी आइसोलेटेड बॉडी मतलब इन जनरल आप यूनिवर्स की ही बात करते हो। आपका जो यूनिवर्स होता है वो यूनिवर्स यूनिवर्स क्या होता है बेसिकली, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। जो सिस्टम और सराउंडिंग से बनती यूनिवर्स है उसकी जो एंट्रोपी चेंज होगी, या तो वो चेंज नहीं होगी या वो कोई पॉजिटिव वे में चेंज होगी। डी एस कभी भी नहीं होगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस उसके अंदर ये चीज आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी ऑप्शन में ऐसा दिखता है कि लेस देन मतलब निगेटिव पॉजिटिव जीरो, तो आप निगेटिव वाले ऑप्शन को ठीक ही नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, बाकी दो में आपको देखेंगे। ठीक है, अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस होगी तो वहां पे एंट्रोपी चेंज जीरो होगा, इरिवर्सिबल के लिए नॉन जीरो होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में आपका डी क्यू जीरो होता है इसलिए ये जीरो हो जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस है और आइसो, अब खाली रिवर्सिबल को नहीं देखना, अब हमने रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ साथ कुछ और चीजें की, जैसे अब टेम्परेचर को भी कांस्टेंट कर दिया। उस केस में मेरा डीएस ये निकल के आ गया। ये बेसिकली आपका टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, यही से निकल के आता है ये सारी चीजें। रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर ये भी सेम प्रोसेस है। जब मेरी स्टेट चेंज होती है तो उस टाइम पे मुझे टोटल एंट्रोपी देखनी पड़ेगी। कि जैसे आइस था, आइस से वाटर बना, वाटर से वाटर बना और वाटर से वेपर बना। अब ऐसा क्यों, आइस जो है वो 0 डिग्री पे था, वहां से मैंने उसको उसी टेम्परेचर पे स्टेट चेंज किया, आइस से वाटर किया, क्योंकि आइस से सीधा वाटर नहीं बनेगा, उसी टेम्परेचर पे वाटर बनेगा, दोनों 0 टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे। तो स्टेट चेंज हुई तो मैं लूंगा लेटेंट हीट, और ये लेटेंट हीट कौन सी होगी, फ्यूजन वाली। ठीक है, अब वाटर को मैं बॉईल करूंगा तो 0 डिग्री से वो 100 डिग्री पे चेंज होगा, मतलब टेम्परेचर तो मेरे हाथ में है, लेकिन अगर मुझे बॉईल करना है तो 100 पे करूंगा। अब वाटर वाटर के ही फॉर्म में है और वाटर का जो वॉल्यूम है वो भी कांस्टेंट है, या फिर जो भी चीजें हैं, तो उस केस में जब स्टेट चेंज नहीं हुए तो मैं फॉर्मूला ये यूज करूंगा। और अब 100 डिग्री वाटर से उसी टेम्परेचर पे वेपर बनेगी, फिर स्टेट चेंज हुआ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हमने यहाँ पे यूज कर लिया। टोटल एंट्रोपी जो होगी वो होगी तीनों का सम। अगर आपके पास दो बॉडीज दी है, उनको आपने थर्मली कनेक्ट कर रखा है, जिनके कुछ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट्स आपको पता है, तो आप इक्विवेलेंट टेम्परेचर और एंट्रोपी इस तरह से निकाल सकते हो। अगर आपको आपकी एंट्रोपी पी वी सी पी सी वी के फॉर्म में निकालनी है तो ये रिलेशन हो गया, अगर पी टी और सी पी के फॉर्म में ये हो गया, इसको ही आपको चेंज करना है सी वी के फॉर्म में, लीजिए आपका ये चेंज हो गया। अब सॉलिड्स की बात में करूं तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, V1 और V2 ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो आपको पता है अगर ln 1 की बात करूं तो ये 0 होता है, तो आपका बस इतना निकल के आ गया। अलग अलग मिक्सचर के लिए ये निकल के आएगी, जब आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो आपका फॉर्मूला ये निकल के आएगा। और जैसे हमने वर्क में देखा था हम यहाँ पर भी देखेंगे कि जो साइन कन्वेंशन है, एनर्जी अगर सिस्टम के अंदर आती है तो उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, और उससे निकल जाती है तो डिसऑर्डरनेस कम होगा। जैसे अगर आप नॉर्मल से अपने रूम की बात करें, आपका रूम काफी ऑर्डर होगा अगर उसमें सामान कम रहेगा, कि एक बेड है, एक टेबल है, दो तीन बुक्स है,
एक चेयर है, काफी कम चीजें हैं। अब आपने उसी कमरे में काफी सारे बुक्स लाए, नोट्स बुक्स लाए, चिप्स के पैकेट्स लाए, कचरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अब चीजें बिखरी पड़ी है आपके रूम में, पेंसिल कहीं पे है, पेन कहीं पे है, शूज नहीं मिल रहे हैं। तो एकदम रैंडमनेस हो गया आपकी। तो जितना ज्यादा आपके रूम के अंदर सामान आएगा, उतने आपके रूम का एंट्रोपी बढ़ता रहेगा, सेम सिस्टम के साथ। तो यहाँ पे सामान क्या आएगा? एनर्जी। अगर आप रूम से सामान निकाल दो, कचरा निकाल के फेंक दिया, जूतों को साइड में लगा दिया, तो आपका रैंडमनेस थोड़ा कम हो गया। तो जैसे आप सिस्टम से एनर्जी निकालोगे, तो आपका रैंडमनेस कम हो जाएगा। ये क्लॉसेस इनइक्वलिटी है, इसको आप सीधे याद कर देना, इस फॉर्मूला को। तो ये सारी चीजें थी हमारी आज के वीडियो में, जिसमें हमने चीजों को काफी अच्छे से तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक वे में देखा है कि सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, हीट एनर्जी क्या है, और हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर, सेकंड लॉ, एंट्रोपी, इन सारी चीजों को हमने देखा। तो अभी हमारे जो है सारे लॉज थर्मोडायनेमिक्स के पढ़ के हो गए। इसके बाद जो चीजें हैं वो है मैक्सवेल से रिलेशन और फेज ट्रांजिशन। एक वीडियो का ये, एक वीडियो का ये, और एक वीडियो आएगी आपकी एक्स्ट्रा टॉपिक्स के ऊपर। कुछ चीजें ऐसे जनरल बताऊंगा मैं, कुछ एक्सपेरिमेंट जो पीछे छोड़ दिए थे। और फिर इसके ऊपर हम दो तीन वीडियोस में अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, जिसके अंदर ढेर सारी वैरायटी को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। और बाकी सब, आप लोग काफी होशियार हो, आप बाकी चीजें कर सकते हो जो चीज मैं आपको बताते रहता हूँ। तो तब तक के लिए इन चीजों को देखिए, हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो, और हमारे साथ जुड़े रहो।